guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो आज फिर से हम लोग आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की द मोस्ट फेवरेट हॉरर स्टोरी लेकर के। और हमेशा की तरह आज की हमारी हॉरर स्टोरी इतनी ज्यादा डरावनी होने वाली है कि आपका कलेजा तो धुकुर धुकुर करेगा ही, एट द सेम टाइम ये काफी ज्यादा इमोशनल भी होने वाली है। एंड हमें पता है कि 2 दिनों से कोई वीडियो आई नहीं थी हमारी, तो आप लोग हमें मिस कर रहे थे। तो अभी ना ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ना आप लोगों को भी ज्यादा तड़पाना अच्छा नहीं लगता। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अपने अपने कानों में ईयरफोन्स डाल लो और क्या करना है, अपनी सीट की पेटी को बांध लेना है ताकि कहीं डर के मारे आप उछल ना जाओ। तो आज की जो ये स्टोरी है ना, हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। तो रीति रिवाज के हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जी हाँ, आप लोगों ने सही गेस किया है, उनका नामकरण करते हैं। तो रानी तुम बताओ क्या नाम रखना चाहिए? नहीं पता क्यों मेरे दिमाग में तो अभी आदित्य नाम आ रहा है, तो चलो आदित्य रख देते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली हॉरर स्टोरी देखी होगी तो आप लोगों को याद होगा कि उस स्टोरी में हमने आपको बताया था कि कैसे कुछ फैमिलीज होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके घर में बेटी पैदा हो। लेकिन आज की जो स्टोरी है ना, पिछली सारी स्टोरीज से हट करके हमें ये सोशल मैसेज देगा कि लड़कियां अपने फैमिली में कितना ज्यादा मायने रखती हैं, चाहे वो एक बाप बेटी का रिलेशन हो, चाहे एक भाई बहन का रिलेशन हो। अगर लड़कियां किसी फैमिली में ना हो ना, तो वो फैमिली बहुत इनकम्प्लीट सी होती है। अभी आदित्य की उम्र अप्रोक्स 29-30 साल हो रही होगी, और ये घटना आज से 15 साल पहले की है। मतलब उस समय आदित्य की उम्र केवल 15 साल हुआ करती थी। आदित्य बताते हैं कि वो अपने सारे भाइयों में सबसे छोटे हैं। सबसे पहले उनके एक बड़े भैया हैं, उसके बाद दूसरे भैया है, उसके बाद तीसरे भैया है, उसके बाद उनकी एक बहन का जन्म हुआ था, एंड देन 5वें नंबर पे हमारे साथ आदित्य है। आज के समय में आदित्य की बहन हमारे बीच नहीं है, उनकी देहांत 15 साल पहले हो चुकी थी एक घटना में। आज उसी घटना के बारे में हम लोग बात करेंगे, पर घटना के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर आदित्य के घर में उनकी बहन की कितनी ज्यादा अहमियत थी। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि आदित्य के घर में आदित्य 4 भाई थे, एंड आदित्य के जो पापा है ना, उनकी भी कोई बहन नहीं थी, मतलब आदित्य की अपनी कोई बुआ नहीं थी। तो एक पीढ़ी बिना बेटी के था। तो जब आदित्य के पापा की शादी हुई तो आदित्य के मम्मी पापा बहुत दिलों जान से चाहते थे कि उनकी भी एक बेटी पैदा हो जाए। सबसे पहले नंबर पे जब आदित्य की मम्मी प्रेग्नेंट हुई, बेटा जन्म लेता है। दूसरे नंबर पर भी बेटा जन्म लेता है। सबने बोला कि हे भगवान, एक बेटी तो दे दो। तीसरे बार फिर सबने सोचा कि चांस लेके देखते हैं, मे बी इस बार बेटी हो जाए। पर तीसरे नंबर फिर बेटा हो जाता है। सबका मन छोटा हो जाता है, सब भगवान को बोलते हैं भगवान ऑलरेडी इतने सारे बेटे हैं, एक बेटी दे दो। चौथे बार सबने सोचा कि कोई बात नहीं, लास्ट टाइम रिस्क लेकर के देखते हैं, अगर इस बार बेटी होती है ठीक होती है, अदरवाइज अब चांस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि चांस लेने के चक्कर में जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। जब चौथे बार वो लोग चांस लेते हैं तो पता है क्या, खुशखबरी आती है, एंड उनके घर में एक लक्ष्मी पैदा होती है। पूरे गाजे बाजे के साथ हॉस्पिटल में उनका स्वागत किया जाता है। उसके बाद मोहल्ले भर में मिठाइयां बांटी जाती है। ऐसा लगता था मानो किसी की शादी हो रही है, उस टाइप का जश्न मनाया जा रहा था। तो अब आप लोगों को कहानी में कंफ्यूजन ना हो, तो हम लोग सबसे पहले आदित्य की बहन का नामकरण कर देते हैं, और उनका नाम चलो हम लोग रुचि रख देते हैं। और रुचि ना बचपन से ही काफी सुंदर थी। वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उनकी सुंदरता पे 4 चांद लगते जा रहे थे। सुंदरता के साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा गुणवान थी। वो स्कूल के सारे कंपटीशन में पार्ट लेती थी, और घर की भी बहुत अच्छी लाडली और सबका कहना मानने वाली बच्ची में से थी। वो अपने पापा की आंखों का तारा थी, और साथ ही साथ उसके स्कूल में टीचर्स भी उसे खूब मानते थे। तो रुचि और उनके भाइयों का बचपन तो लाड प्यार में बहुत अच्छे से बीता, और समय बीतने के साथ ही अब ना रुचि 12th क्लास में आ चुकी थी, और रुचि के 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो इसके कारण उसके फैमिली वाले बहुत ज्यादा खुश थे, और रुचि के एक डिमांड पे उसके पापा ने उसके लिए स्कूटी खरीदी थी, ताकि वो कॉलेज और ट्यूशन अच्छे से आ जा सके। और इसी चीज से रुचि के जो तीनों बड़े भाई थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि 12th के बाद उन्हें बाइक नहीं मिली थी। क्योंकि उनके पापा का कहना था कि अगर 12th के बाद हम अपने बेटों को बाइक दे देंगे तो वो
बिगड़ जाएंगे। और अब क्या था ना, रुचि के तीनों बड़े भाई थोड़े बड़े हो चुके थे और उनमें से 2 भाइयों की शादी भी हो चुकी थी और वो लोग बाहर रहते थे अपने फैमिली के साथ। और रुचि के जो तीसरे नंबर वाले भैया थे ना, वो भी इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए घर पे रहते ही नहीं थे। तो अब घर में बच गए रुचि और उनका छोटा भाई आदित्य। तो अब आदित्य ने क्या सोचा ना कि रुचि दी की स्कूटी हथियाने का मेरे पास एक ही तरीका है, एक काम कर देते हैं, रुचि दी को स्कूटी आज के बाद से हम सिखाएंगे, इसी बहाने कम से कम स्कूटी चलाने का मौका मेरे को भी तो मिलेगा। आदित्य की रूटीन लग चुकी थी कि वो हर शाम रुचि दी को ले जाके खुले मैदान में स्कूटी चलाना सिखाए। 1 सप्ताह के करीब रुचि ने भी स्कूटी चलाना सीख लिया था और वो काफी हद तक अच्छे से स्कूटी चलाने लग गई थी। लेकिन रुचि के पापा ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया था कि बेटा तुम स्कूटी लेके बिजी रोड में अभी बिल्कुल भी नहीं निकलोगी, जब तक अच्छे से सीख ना लो तब तक तुम मैदान में ही स्कूटी चलाने का प्रैक्टिस करोगी। फिर भी रुचि क्या करती थी, अपने पापा को बिना बताए मार्केट स्कूटी लेके निकल जाया करती थी। तो रुचि को ना डेली सुबह 6 बजे ट्यूशन क्लासेस के लिए जाना होता था। एंड रुचि ने अपनी सारे दोस्तों को पहले ही बता दिया था कि 12th के बोर्ड के बाद उसके पास नई स्कूटी आ गई है। एंड आज से 15 साल पहले स्कूटी वाज अ बिग थिंग। सारी रुचि को हमेशा बोलती थी कि यार कभी तो ट्यूशन लेके स्कूटी आया करना, पर रुचि बेचारी बताए कैसे कि उसके पापा लाने ही नहीं देंगे। पापा ने कहा था कि ट्यूशन ले जाना है तो ले जाना, पर ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद। तो एक दिन की बात है, सुबह जैसे कि 6 बजे रुचि हमेशा ट्यूशन जाती थी ना, उस दिन भी रुचि को ट्यूशन जाना था। एंड उस वक्त ना उसके पापा शहर में नहीं थे, उसके पापा शहर से बाहर गए हुए थे एंड मम्मी उसकी सो रही थी। तो रुचि ने क्या किया, उसने सोचा कि पापा तो घर में है नहीं एंड मम्मी तो सो रही है, फटाक से गाड़ी लेकर के जाते हैं, मम्मी तो ध्यान भी नहीं देने आएगी घर में गाड़ी है कि नहीं है। एंड ट्यूशन से आकर के चुपचाप से गाड़ी लगा देंगे, दोस्तों को भी दिखा देंगे कि देखो मेरे को स्कूटी चलानी आ गई है, एंड किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगा। एंड जहां तक बात आदित्य की है, उसे तो घूस देकर के उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। तो रुचि ने आदित्य को बोला कि सुन भाई, अगर तू मेरे को स्कूटी ले जाने देगा ना और पापा और मम्मी को नहीं बताएगा तो तू जो मांगेगा तेरे को वो मिलेगा। आदित्य ने बोला कि हाँ दीदी ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ। सुबह के 5:30 बज रहे थे। रुचि का ट्यूशन 6 बजे से होता था ना, तो वो आधे घंटे पहले निकलती थी ताकि टाइम पर पहुंच जाए। तो रुचि स्कूटी की चाबी उठाती है एंड घर से चुपचाप निकल जाती है। रुचि का जो गली था ना, गली से निकलते ही मेन रोड स्टार्ट हो जाता था। एंड सुबह के 5:30 एंड 6 बजे कितने सारे बस एंड ट्रक्स रोड से पार होते हैं ना, आप सबको पता होगा। एंड उसकी स्पीड तो आप सबने देखी होगी। तो रुचि अपने गली पे पहुंचती है एंड गली को पार करके रोड के दूसरे साइड से टर्न होकर के उसे ट्यूशन जाना होता है। एंड रुचि ने क्या सोचा ना कि सुबह का टाइम है, रास्ता तो खाली ही होगा। रुचि ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने गली से निकलते ही तुरंत रोड को पार करने लगी। पलक झपकते ही 1 सेकंड के अंदर एक बड़ी सी ट्रक आती है, वो रुचि और उसकी स्कूटी को रौंदते हुए पार हो जाती है। एंड जो ट्रक का चक्का था ना, वो रुचि के कमर से होकर के पार होता है। ट्रक ड्राइवर इतना ज्यादा निर्दयी था कि वो रुक करके देखता भी नहीं है कि उसके गाड़ी के सामने कौन आया, वो डर के मारे ट्रक लेकर ही भाग जाता है। सुबह के 5:30 बजे रोड पर भी ज्यादा लोग नहीं थे, इक्के दुक्के जो लोग थे सारे लोग दौड़ करके आते हैं। रुचि के कमर के नीचे की जो हालत होती है ना, भगवान कसम वो देखने लायक नहीं होती है। स्कूटी तो चकनाचूर हो गई होती है। अगल बगल के जो लोग रहते हैं रुचि को उठा कर ही उसको बगल के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जांच पड़ताल के बाद घर वालों को कॉल किया जाता है। जब रुचि के पापा को ये बात पता चलती है ना, तो उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है। लोगों ने तो अभी रुचि के पापा को पूरी बात बताई ही नहीं थी, उन्होंने तो बस रुचि के पापा को इतना बताया था ना कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना सुनते ही उसके पापा बेहोश होकर गिरने लगे थे। इधर रुचि की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। आदित्य को समझ में नहीं आ रहा था, आदित्य को लग रहा था कि सारी गलती उसी की है, उसी ने रुचि को स्कूटी ले जाने दिया। रुचि के पापा के ऑफिस के जितने भी उनके कलीग्स थे ना, वो लोग सारे लोग रुचि के पापा को लेकर के उनके शहर आते हैं और सारे लोग बिना टाइम गवाए हॉस्पिटल जाते हैं। उस लोकल हॉस्पिटल से रुचि को हटा करके शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लेकिन डॉक्टर ने रुचि को देखते के साथ कह दिया था कि रुचि अब ज्यादा दिन तक नहीं बच सकती, और अगर कुदरत का करिश्मा होता है, भगवान की दया रहती है, और अगर रुचि को बचा भी लिया जाएगा ना,
तो भी जी करके इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसका बॉडी हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो जाएगा। ये अपने हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगी और जिंदगी भर ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेगी। इतना जानने के बाद रुचि के परिवार की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिस बेटी को 1000 मन्नतों के बाद उसके फैमिली ने पाया था ना, आज उसी बेटी को अपने सामने अस्पताल के बिस्तर में उस तरीके से पड़ा हुआ देख करके ना किसी के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। रुचि उस हॉस्पिटल में 2 से 3 दिनों तक पूरी जंग लड़ती है अपने जिंदगी और मौत के बीच की। एंड रुचि को भी कहीं ना कहीं समझ में आ चुका था ना कि वो अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। रुचि अपने मम्मी पापा आदित्य और अपने तीनों बड़े भाइयों को देख करके बस रोए जा रही थी। अपने मम्मी पापा को ऐसे हॉस्पिटल के फर्श पर लेट करके रोते हुए देख करके ना आदित्य पूरी तरह से टूट चुका था। एक टाइम तो ऐसा आ गया था ना कि आदित्य को लगता था ना कि रुचि बिना गलती के उस हॉस्पिटल के बेड पर इतनी ज्यादा तकलीफ सह रही है, जबकि आदित्य ही वो सारी तकलीफ डिजर्व करता है। जो हो रहा है आदित्य के कारण हो रहा है। रुचि उस हॉस्पिटल में 3 दिनों तक जिंदा थी। 3 दिनों तक उस लड़की ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था सरवाइव करने के लिए। एंड आखिरी दिन, जिस दिन रुचि ने अपनी आखिरी सांस ली थी ना, उस दिन जाने से पहले पता है रुचि ने क्या कहा था? रुचि ने कहा था कि मम्मी पापा आप लोग अपना ख्याल रखो एंड प्लीज मेरी स्कूटी को बनवा देना, उसका ख्याल रखना। मेरे को तो बोलते हुए भी गला भर आ रहा है। रुचि के जाने का गम उनके पूरे परिवार को तोड़ के रख दिया था। यहाँ आदित्य को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। पापा मम्मी यहाँ बेसुध पड़े हुए हैं। वो अपनी बेटी के जाने के गम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। रुचि की मम्मी की हालत तो इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि वो 5-5 मिनट पे बेहोश हो जा रही थी। और आदित्य के पापा तो किसी को भी नहीं पहचान रहे थे। वो किसी भी लड़की को देख रहे थे तो बोल रहे थे कि रुचि तुम आ गई, रुचि मेरी बेटी रुचि को बुलाओ। नहीं वो अभी ट्यूशन गई है, उसके अभी ट्यूशन से आने का टाइम हो चुका है। अभी मेरी बेटी को भूख लगा होगा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और रुचि के बॉडी को देख के भी उसके पापा बोल रहे थे कि नहीं तुम लोग क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। लेकिन जैसे तैसे करके रुचि के बड़े भाइयों ने अपने पापा को संभाला और साथ ही साथ रुचि का अंतिम संस्कार भी किया। इस बुरे वक्त को झेल पाना ना उनके परिवार की बस की बात नहीं थी। वो 3 बड़े भाई जो अपनी छोटी सी बहन की डोली उठाने के सपने देखा करते थे, उन्होंने अपने बुरे से भी बुरे सपने में ये नहीं सोचा था कि आज उसी बहन की अर्थी उठानी पड़ेगी। 13वीं हो जाती है। रुचि के 3 बड़े भाई भी अब रुचि के फैमिली के साथ आके रह रहे थे, क्योंकि अब किसी को भी बाहर जाने का मन नहीं था। उनका परिवार इस कदर टूट के बिखर चुका था ना कि अभी उस परिवार को समेटने में काफी वक्त लगता। इसी बीच में आदित्य को अपनी बहन की एक बात याद आती है कि जाते जाते उसने एक बात अपने पापा से कही थी कि पापा मेरी स्कूटी बनवा देना और उसका ख्याल रखना। तो ये बात आदित्य अपने बड़े भैया से शेयर करता है। इसके बाद उसके बड़े भैया जाके थाने से स्कूटी को छुड़ा के लाते हैं और स्कूटी को अच्छे से बनवा के घर ले आते हैं रुचि के एक आखिरी निशानी के तौर पे। अब नहीं पता इससे संयोग कहा जाएगा या फिर कुछ और। जिस दिन रुचि के जाने के 13 दिन बीत चुके थे, यानी कि 13वीं, उसी दिन रुचि के बड़े भैया ने स्कूटी को बनवाकर घर ले आया था। और जैसे ही वो स्कूटी घर पे आई, उसके बाद से चीजें ऐसे बदल गई ना। अब रुचि के पापा जैसे ही स्कूटी को देखे, वो रुचि रुचि चिल्लाने लगे कि मेरी रुचि घर आ गई, मेरी रुचि घर आ गई। स्कूटी आने से पहले तक रुचि के पापा ढंग से खाना भी नहीं खाते थे, लेकिन उस दिन के बाद से ना वो अपनी प्रॉपर डाइट लेने लगे। एंड रुचि की बड़ी भाभी या छोटी भाभी जब भी खाना बना करके डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, ससुर को खाना देने जाती थी ना, तो वो डांट करके बोलते थे, अरे तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बाहर रहते रहते तुम लोग लिहाज भूल गई हो, यहाँ पर हम बैठ के खाना खाएंगे, मेरी बेटी खाना नहीं खाएगी, जाओ रुचि के लिए भी थाली बना करके लाओ। अब उन लोग को समझ में नहीं आता था कि रुचि के लिए थाली, रुचि तो है ही नहीं, बट वो लोग कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप से एक थाली ले आती थी और ला करके उनके पापा के बगल में रख देती थी। उसके बाद उनके पापा बोलते थे, रुचि बेटा 1 रोटी खाओगी कि 2 रोटी खाओगी, घी लगी हुई रोटी खाओगी कि सादी रोटी खाओगी। ये सब देख करके ना
घर वालों का भी दिमाग खराब हो रहा था। सब लोगों को ना पापा को लेकर के टेंशन हो रही थी कि दिन प्रतिदिन पापा की हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। समय पर अगर इनका इलाज नहीं करवाया गया, समय पर पापा अगर होश में नहीं आए ना, तो मे बी ये बहुत ज्यादा वर्स हो सकता था। अभी तो घर वाले इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर ही रहे थे, इसके बीच अब नई नई घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। और ये जो सारी घटनाएं है ना, सबसे पहले रुचि की बड़ी भाभी ने फील किया था। एक दिन की बात है, हुआ क्या था ना कि रुचि की जो बड़ी वाली भाभी थी, उनको आदत थी इस बात की, जब भी किचन में खाना बन जाता था रात के समय पे, तो वो किचन को साफ करके बर्तन वर्तन धोने के बाद ही जाकर के सोया करती थी, ताकि सुबह उठने के बाद ज्यादा साफ सफाई नहीं करनी पड़े। तो रात में रुचि की भाभी किचन विचन साफ करती है, जा करके अपने बेडरूम में सो जाती है। लेकिन फिर उन्हें अचानक से याद आता है कि उन्होंने तो पानी का जग लिया ही नहीं, लाइट ऑफ था। जैसे ही रुचि की भाभी डाइनिंग में जाती है ना, वो क्या सुनती है कि कुछ ना ग्लास में ऐसा लग रहा है कि चम्मच को घोलने की आवाज आती है ना, वैसा टंग 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 बज रहा है। उसकी भाभी डर जाती है कि किचन में इस समय कौन है, कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया है। वो चिल्लाती हुई जल्दी से लाइट ऑन करती है, उसके बाद दौड़ करके किचन में जाती है। तो किचन में जाकर के वो क्या देखती है कि गैस का फ्लेम ऑन है। उसके बाद वो क्या देखती है कि गैस के बगल पे ही एक ग्लास, जिसमें कि लग रहा है किसी ने दूध एंड हॉर्लिक्स घोल करके पिया है, एंड हॉर्लिक्स का डब्बा बाहर रखा हुआ है और ढक्कन खुली है, एंड दूध का जो बर्तन था ना वो भी गर्म था। तो ये सब देख करके ना वो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अभी जस्ट 10 मिनट पहले वो पूरे किचन की सफाई करके अपने रूम में गई थी। तो ऐसे रात में कौन था जो किचन में आया, जिसने दूध गर्म किया, दूध गर्म करने के बाद गैस भी बंद नहीं किया एंड हॉर्लिक्स बना करके पिया। इसके बाद उसकी भाभी सोचती है मे बी उनके देवर में से कोई होंगे। फिर भाभी इन चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देती है एंड भाभी पानी लेकर के अपने रूम चली जाती है। उसके बाद देखो होता क्या है, नेक्स्ट सुबह जब भी कोई भी उठता था ना, तो किचन में वो लोग क्या देखता था कि हॉर्लिक्स का डब्बा नीचे है, एंड ऐसा लग रहा था कि रात में कोई किचन में घुस करके अपने लिए दूध निकाल करके उसमें हॉर्लिक्स मिला करके पी करके ग्लास को वैसे ही छोड़ करके अपने रूम में जाकर के मे बी सो जा रहा है। उसके बाद भाभी घर के हर एक मेंबर से जाकर के पूछती है कौन है जो रात में किचन में जाता है, जो हॉर्लिक्स बनाता है पर हॉर्लिक्स के डब्बे को खुले छोड़ के आ जाता है, साथ ही साथ दूध पीने के बाद ग्लास को वॉश बेसिन में भी नहीं डालता है, और इसके कारण पूरे स्लैब पर चींटी लग जाती है। सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, कोई भी रात में नहीं गया। फिर घर में ना सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। उसके बाद सबने क्या सोचा ना कि एक दिन रात भर पहरेदारी करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं चोर वोर तो नहीं आ रहा है और किचन में आके दूध पी करके चला जा रहा है। और उसके अगले रात ना कोई भी नहीं सोता है और सब लोग ना चुप चुप कर देखने लगते हैं कि आखिर कौन है जो रात में आता है, दूध पीकर चला जाता है। एंड गेस व्हाट, अगले रात कोई नहीं आता है। तो सबको लगता है कि ये क्या हुआ, मतलब चोर को पता चल गया था कि हम लोग उसकी निगरानी के लिए खड़े हैं आज। उसके बाद आदित्य दिमाग लगाता है यहाँ पर, और आदित्य हमें क्या बताता है ना कि उसे कहीं ना कहीं शक हो गया था 2 रीजंस के कारण। पहला रीजन ये कि उसकी बहन जो रुचि थी, उन्हें दूध बहुत पसंद था हॉर्लिक्स के साथ, एंड रुचि की बचपन से ये आदत रही है ना कि वो रात में हमेशा एक ग्लास दूध पी करके ही सोती थी, और जब तक वो दूध नहीं पीती थी उन्हें नींद नहीं आती थी। एंड रुचि के 13वीं के बाद ही ये सारी घटनाएं शुरू होने लगी थी। एंड दूसरी रीजन ये थी ना कि जब से स्कूटी घर में बन करके आई थी, अगर आदित्य उसके बड़े भाई जब भी कभी उस स्कूटी को चलाने की कोशिश करते थे ना, वो स्कूटी चलती ही नहीं थी ठीक से, और अगर गलती से वो स्कूटी चल भी जाए तो जो चला रहा है या तो वो गिर जाता था या सामने किसी को भी ठोक देता था। अब आदित्य को ना बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था और आदित्य का दिमाग पागल हुए जा रहा था। आदित्य को समझ में आ नहीं रहा था कि वो ये सब चीजें शेयर करे भी तो किससे करे। आदित्य अब क्लैरिटी चाहता था, तो आदित्य ने क्या सोचा ना कि एक रात वो सोएगा नहीं एंड वो चुपचाप से ध्यान देगा कि सच में कोई किचन में आकर के दूध पी करके जाता है क्या। उस रात आदित्य नहीं सोता है। रात के करीबन 1:30 बज रहे होते हैं एंड आदित्य ने बताया ना कि अचानक से ऐसा लगा ना कि कोई किचन में गया। जब आप माचिस के बड़े से डब्बे को पकड़ करके ऐसे बजाते हो तो कैसे छन 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 आवाज आती है, वैसी आवाज बहुत तेज आ रही थी। आदित्य को एक चीज दिमाग में क्लिक किया कि रुचि को माचिस की डिब्बी बजाने की आदत थी, उसे माचिस के साथ खेलना बहुत पसंद था। आदित्य अपने कमरे में ही था और बस कान लगाकर आवाज को गौर से सुने जा रहा था। फिर आदित्य को क्या सुनाई दिया, ऐसा लगा जैसे किसी ने गैस ऑन किया। उसके बाद दूध का डब्बा उठा, वो गैस पर गया।
3 से 4 मिनट के बाद ऐसा लगा कि कोई दूध के डब्बे से दूध को ग्लास में डाल रहा है, वो वाली आवाज आई। उसके बाद ये आवाज आती है कि चम्मच से कोई ग्लास को ऐसे मिला रहा हो, और वो टन 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 की आवाज ना समय के साथ और ज्यादा तेज हो रही थी। एंड आदित्य बताते हैं कि वो आवाज इतनी ज्यादा क्रीपी थी ना कि क्या बताए। उसके बाद आदित्य दौड़ करके किचन में जाते हैं कि आज तो हम देख ही लेंगे कौन है, वो रुचि है, मेरा शक है या कोई चोर है। जैसे ही आदित्य दौड़ करके किचन में जाता है, किचन की लाइट ऑन करता है, वो क्या देखता है पता है? वो देखता है कि दूध का बर्तन खुले हुए गैस पर पड़ा हुआ है, गैस ऑन है, हॉर्लिक्स का डब्बा खुल करके रखा हुआ है एंड जूठा ग्लास स्लैब पर पड़ा हुआ है, पर वहां पर कोई भी नहीं था। अब आदित्य का जो ये शक था ये कहीं ना कहीं यकीन में बदल चुका था। कोई भी चोर ना इतनी ज्यादा जल्दी वहां से नहीं भाग सकता था। आदित्य ये सारी बातें अपने तीनों भाइयों को बताता है। तीनों भाई पहले तो इस बात को नहीं मानते हैं। यहाँ पर आदित्य की जो दोनों भाभी थी ना, वो आदित्य को सपोर्ट करती हैं क्योंकि उन्होंने भी सेम चीज एक्सपीरियंस किया है। सारे घर के फैमिली वाले मिल करके ये डिसीजन लेते हैं कि हमें पंडित जी को बुला करके एक बार क्लियर होना ही पड़ेगा। घर में पंडित जी को बुलाया जाता है। जब पंडित जी आते हैं और घर को देखते हैं तो वो घर को देखते के साथ ही ये बता देते हैं कि रुचि अभी भी इस घर में है, क्योंकि वो आपके प्यार के लिए तड़प रही है और अभी भी रुचि की आत्मा को कहीं ना कहीं शांति नहीं मिली है, क्योंकि रुचि की जो मौत थी ना वो बहुत दर्दनाक थी। और रुचि के पापा जो अपने आप से अकेले में बातें किया करते हैं ना, उन्हें कोई सदमा नहीं लगा। रुचि सच में आके उनसे बातें किया करती है, क्योंकि रुचि के पापा की जो हालत हो गई है वो देख के रुचि की आत्मा कहीं ना कहीं अभी भी तड़प रही है। और रुचि को पता है कि अगर वो अपने पापा से बातें नहीं किया करेगी और आकर नहीं मिलेगी तो उसके पापा की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अब इस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, इस बारे में पंडित जी ये बताते हैं कि रुचि के आत्मा के लिए हमें एक पाठ करना होगा और घर में एक पूजा करवानी होगी, और रुचि के पापा को ये समझाना होगा कि अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, आपको ये सच को अपनाना पड़ेगा। घर में फिर जल्दी से रुचि के आत्मा की शांति के लिए पाठ कराई जाती है, और इसके बाद से जितनी भी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी वो सब शांत हो जाती है। ना ही किचन में कोई हॉर्लिक्स बना रहा होता है और ना ही स्कूटी से किसी का एक्सीडेंट हो रहा होता है। लेकिन फिर भी रुचि के पापा को इस चीज को अपनाने में काफी वक्त लग गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस सच्चाई का तो सामना करना ही था। आज रुचि को गुजरे हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं, लेकिन आदित्य हमें बताते हैं ना कि घर में रुचि की कमी आज भी उतनी ही ताजा है ना जितनी की 15 साल पहले थी। आज भी वो लोग उस स्कूटी को बहुत अच्छे से घर में रखे हुए हैं। कोई भी उस स्कूटी को चलाता नहीं है, वो रुचि की याद के तौर पे रखी जाती है। हर साल रुचि का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। रुचि की मम्मी तो इस दुनिया में नहीं है, वो ज्यादा दिन तक इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। रुचि के पापा आज भी हमारे बीच है, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। सोते जागते उठते बैठते आज भी वो अपनी बेटी को मिस करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात पता है क्या हुई? रुचि के जाने के कुछ समय के बाद ही उनके बड़े भैया को एक बेटी होती है, और उसी बच्ची का सहारा था ना कि उसके पापा इतने दिन तक सरवाइव कर पाए, और उस बच्ची का नाम भी फिर रुचि ही रखा गया था। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी, बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा डरावनी। वी होप कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा चेहरा पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कमेंट करके आप हमें बताना कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।